सबसे बड़ा फोकस है कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का। यूथ आपको एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। अगर आप विधानसभा पहुंचते हैं तो आपका पहला प्रायोरिटी यूथ और गांव के डेवलपमेंट के लिए क्या होगा? कि कैमूर में रोजगार का बहुत बड़ा आय का साधन बन सकता है। बहुत सारे लोगों को इस पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक स्थल के माध्यम से रोजगार मिल सकता है। आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं वो ना बल्कि एक लीडर है, एक पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि एक यूथ आइकन और एक इंस्पिरेशन भी है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल सफर भभुआ नगर परिषद से शुरू किया और 2 बार भभुआ के सभापति के रूप में सेवा भी दी है। इस दौरान उन्होंने विकास के कई परेशानियों के ऊपर काम किए हैं और अपने क्षेत्र के लोगों की विश्वास भी जीता है। और आज वो जन स्वराज पार्टी से भभुआ विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट के रूप में खड़े हैं, अपने विजन के साथ कि कैसे बिहार के रूरल एरियाज को एक नई दिशा दी जा सके। उनकी कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की ही नहीं बल्कि एक डेडिकेशन और एक अच्छा लीडरशिप के भी मायने में देखा जा सकता है। इनकी कहानी जो हर एक युवा के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए हमारे आज के खास मेहमान का, श्री जैनेंद्र कुमार आर्य उर्फ हमारे जॉनी आर्य, जिन्हें भभुआ में लोग जॉनी भैया के नाम से जानते हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं उनके स्ट्रगल और उनका विजन जो बिहार के गांव-गांव तक एक नई रोशनी लेकर आता है। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए। पहले आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग दिल्ली से आए हुए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धरातल पे क्या स्थिति है लोगों को बताने के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आप 2 बार सेवा कर चुके हैं और अब जन स्वराज पार्टी के लिए भभुआ विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट हैं। इस बार आपके कैंपेन का सबसे बड़ा फोकस क्या है? देखिए, कैंपेन का सबसे बड़ा फोकस ये है हमारा कि जो बिहार पूरा उस समस्या से ग्रसित है और हमारा भभुआ भी उस समस्या से बहुत ज्यादा ग्रसित है। सबसे बड़ा फोकस है कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का। कि जब आम नागरिक, जो गरीब तबका है, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा है, जब वो राशन कार्ड के लिए, अपना जहां मिट्टी का झोपड़ी उसको बनवाने के लिए, दाखिल खारिज कराने के लिए घूस के तौर पर रुपए दिया जाता है और रुपए देने के बाद भी उसका काम नहीं होता, उसका चप्पल घिस जाता है। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसका काम नहीं होता है। काम उसका होता है जिसके पास पावर है, पैरवी है, पैसा है, काम उसका होता है, जबकि उसकी जरूरत नहीं होती है। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आप देख लीजिए, सीवरेज का बहुत बड़ा समस्या है, यहाँ पे रोजगार का बहुत बड़ा समस्या। हम जानते हैं कि कैमूर में रोजगार का बहुत बड़ा आय का साधन बन सकता है। बहुत सारे लोगों को इस पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक स्थल के माध्यम से रोजगार मिल सकता है, रुपए का आवागमन हो सकता है। वो सिर्फ की बहुत सारा कमी है जी। तो भैया एक दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। यूथ आपको एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। अगर आप विधानसभा पहुंचते हैं तो आपका पहला प्रायोरिटी यूथ और गांव के डेवलपमेंट के लिए क्या होगा? हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी यूथ हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, वो मुझको न मानकर यहाँ की समस्याओं को अपना रोल मॉडल माने, कि जिससे यहाँ की समस्याओं का निराकरण हो। क्योंकि युवाओं से बहुत कुछ लोगों को उम्मीदें होती हैं कि युवा आएंगे तो जो यहाँ पे समस्या है भ्रष्टाचार की, गरीबों की, अति पिछड़ा समाज, जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको अगर रोल मॉडल मानते हैं तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। कहीं भी आप चले जाइए, सरकारी काम में, किसी भी सरकारी टेबल पे सबसे ज्यादा आज के डेट में भ्रष्टाचार है, गरीबों का काम नहीं हो रहा है। तो शुरुआत वहां से होनी चाहिए थी। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ केयर को रूरल एरियाज तक पहुंचाना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस डायरेक्शन में आपका क्या इनिशिएटिव्स है? देखिए, बिहार में हेल्थ और शिक्षा जो भी व्यवस्था है वो बिल्कुल ही निम्न स्तर की हम मानते हैं। आप जब भी चुनाव होता है, आप देख लीजिए, कोई भी पार्टी कभी भी शिक्षा हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, किसी भी चीज पे ये कह के उसको वापस कर देती है कि बिहार में ये सब हो ही नहीं सकता। बिहार कभी हमारा, यहाँ पे कोई संसाधन खनिज नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है, ये कह के इस चीज को निगलेक्ट कर देते हैं और बिहार को बिल्कुल निचले स्तर पे आज तक है। और मेरा मानना है कि बिहार को
पूरे भारत में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा राज्य बना सकते हैं। आप देखते होंगे जब चुनाव होता होगा, अभी दो पार्टियां एनडीए और इंडिया गठबंधन है, जब दो पार्टियां चुनाव में आती हैं तो एनडीए गठबंधन कहता है कि राजद की जो सरकार थी उसको डराती थी कि वो अपराध, जहां पे अपहरण, कहीं रोजगार नहीं, बिजली रोड नहीं होता था, उसके नाम पे वोट लेती थी। हम ये मानते हैं कि राजद की सरकार से एनडीए की सरकार बेटर है। आप ये बताकर वोट ले सकते हैं, लेकिन बिहार को अगर आपको स्थान देना है तो बिहार की तुलना आप बिहार से नहीं कर सकते। जब भी चुनाव होता है नीतीश कुमार बिहार की तुलना राजद सरकार से करते हैं। बिहार की तुलना को अदर स्टेट से करनी चाहिए। बिहार की तुलना को चलिए हम मान भी जाते हैं कि आप बिहार की तुलना बिहार से कर रहे हैं, तो बिहार की तुलना पाटलिपुत्रा से करिए। जब पाटलिपुत्रा रहता था तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय होता था और जहां पे विदेश से लोग पढ़ने आते थे, तो अब उससे तुलना करते हैं। आप सिर्फ 15 साल राजद से तुलना करते हैं तो उसके कंपेयर में लोगों को लगता है, बिहार की जनता को लगता है कि नहीं, बिहार बहुत विकास कर रहा है। उस 15 साल में तो कुछ नहीं था, लेकिन ये हमको बिहार बहुत विकास हुआ। जब आप अदर स्टेट से करिएगा, हम मानते हैं कि बिहार की तुलना गुजरात से होनी चाहिए। तो गुजरात से कहिएगा कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, हम कहें कि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है। आप कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता, अच्छा यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय खुल सकता है कि नहीं खुल सकता है? उसके लिए बंदरगाह की जरूरत है, उसके लिए सिर्फ संसाधन, जो रुपए की कमी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे एक से एक आप देखते होंगे आईएएस आईपीएस यहीं से निकलते हैं। तो अब नीतीश कुमार ये तो कर सकते थे कि यहाँ पे सबसे अच्छा विश्वविद्यालय खोल सकते थे, सबसे बड़ा यहाँ पे हॉस्पिटल खोल सकते थे कि लोग अदर स्टेट से, विदेश से जब पढ़ने आ सकते हैं तो यहाँ पढ़ाई भी करें, यहाँ पे अपना इलाज भी करवाएं। ये तो हम कर सकते थे। यहाँ पे हम पर्यटन का हब बना सकते हैं। अभी हम मान लीजिए कैमूर में है, तो बिहार सरकार से पूछिएगा तो कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम इसको पर्यटन का हब कैसे बनाएं। लेकिन अभी हम बिजनेस समिट में गए थे, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे व्यापारी लोग होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे बिहार में आप चले जाइए, तिल्हार कुंड है, औधौरा का पहाड़ है, जगदहवा डैम है, हरसूब्रह्म है, करकटगढ़ का है। ये जो पर्यटन के साधन है, अगर किसी भी बिजनेस समिट के आप किसी भी बिजनेसमैन को कहिए कि हम आपको कैमूर को दे देते हैं, पूरा कैमूर में आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करिए और जो फायदा होगा 60-40 का रेशियो होता है कि 60% आपका, 40% हम आपको जमीन अवेलेबल करा देते हैं। जो भी आप पर्यटन के तौर पे बनाना चाहते हैं उसको आप बनाइए। आप गुजरात गई होंगी तो वहां पे सरदार जी का स्टैचू लगा हुआ है, सरदार पटेल साहब का। हाँ। तो उसमें उससे कितना पर्यटन आते हैं मालूम है? जितना वहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ उसका 10 गुना अब तक वहां पे रिटर्न हो चुका है पर्यटन के माध्यम से। तो हम चाहते हैं कि बिहार सरकार कम से कम अगर वो स्टैचू बना सकती है, बिहार सरकार चाहती तो हमारे इस कैमूर में सबसे बड़ा स्टेडियम बना सकती है। और जब स्टेडियम का शिलान्यास हो तो जितने भी क्रिकेटर हैं पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेश में भी, उनको जब शिलान्यास हो तो उनका इन्विटेशन भी दे, उनको इन्वाइट करे जब शिलान्यास हो। तो आप शिलान्यास करिएगा और पूरे बिहार भारत में ये चर्चा होगी कि बिहार के कैमूर जिला में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है और सारे क्रिकेटर यहाँ पे आए हैं, तो बिहार के लोगों के बारे में छवि बदलेगी। अच्छा, बिहार में सबसे बड़ा बन रहा है, तो जब स्टेडियम बनेगा, चाहे कोई विश्वविद्यालय बहुत बड़ा बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, तो उसकी अगल बगल बहुत सारे रोजगार का सृजन होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में है कि अगर इस तरह काम करेंगे तो बिहार को नंबर 1 बना सकते हैं, जिसको हम लोग तुलना करते हैं बिहार के 15 साल के राज से। हमको बिहार की तुलना हमेशा अदर स्टेट, गुजरात से करिए, महाराष्ट्र से करिए, साउथ से करिए। तब हम जब सोच अपनी ऊंची रखिएगा, जब तुलना अपनी ऊंचे लोग से करिएगा, तो आप ऊंचा सोचिएगा, ऊंचा कार्य करिएगा। हम अपना तुलना करें राजद सरकार से, तो राजद से तो हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो इतने से तो क्या बिहार का विकास नहीं हो पाएगा? 1990 में भी बिहार सबसे गरीब राज्य था, 28वें स्थान पे था। बिहार की शिक्षा सबसे निचले स्थान पे थी, सबसे ज्यादा बिहार में गरीब थे, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में होता था 1990 में। और आज 2025 भी आ गया, ये रेशियो कम नहीं हुआ, आज भी वो 28वें स्थान पे है। डेवलपमेंट की बात आपने कही, तो उस पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। लाइक अभी भी यहाँ पे बिजली, सड़क, पानी जैसे बेसिक इश्यूज अभी भी मतलब काफी गांव में देखने को मिलते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या प्लान्स हैं? देखिए, अभी भी हम लोग बहुत सारे गांव में गए कि शिक्षा के नाम पे शिक्षा विद्यालय वहां पे, और भी बरसात में देखें कि वहां से 500 मीटर की दूरी पे पूरा पानी भरा हुआ है, बच्चे आधा पैर डूबा हुआ है, उसमें जा रहे हैं, कितने बच्चे जा ही नहीं रहे हैं, किसी को सांप और बिच्छू काट दिया। तो ये सारी समस्याएं जो बेसिक हैं, शिक्षा तो हमारी
बिल्कुल बेसिक चीज है। अगर बिहार को विकास करना है तो शिक्षा पे पूरा फोकस करना होगा, जो जन स्वराज सरकार पूरी तरह कर रही है। तो गांव देहात में हमारा सबसे बड़ा प्लानिंग है कि जो जन स्वराज का प्लानिंग बिहार स्तर पे है, और मेरा एक प्लानिंग है कि 2205 विधानसभा भभुआ में लगभग 400 गांव है। उन 400 गांव में 3 जो मुख्य समस्याएं हैं उसका निवारण करना। हो सकता हो कि वहां पे 5 समस्या हो, लेकिन इन आने वाले 5 सालों में 400 गांव में करीब 1200 काम हो गए। अगर एक गांव में 3 काम हम लेते हैं बेसिक, तो 3 काम को जरूर करेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ हम अपने विधानसभा चुनाव का भभुआ का विकास करेंगे, उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि हमारी जनता काफी उत्सुक है जानने के लिए कि आपने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कब से करी और क्या क्या स्ट्रगल आपको फेस करने पड़े। देखिए, हमने 2017 में अपना पॉलिटिक्स में एंट्री किया। उससे पहले अपना बिजनेस ही करते थे, लेकिन एक जरूर मेरा शौक रहा है कि बिल्कुल हट के करने का, कि कोई काम अगर हमको कहता है कि ये काम मत करो, तो हमको लगता है कि हम वही काम करेंगे, उसमें हम सफल होंगे। तो उसमें लगता है कि हम उसको अचीव करते हैं तो ज्यादा प्रेशर भी है, और हम करेंगे तो वो लगेगा कि नहीं, अपने प्राउड फील करेंगे। तो जब 2017 में हम चुनाव लड़े थे तो वार्ड नंबर 12 से पार्षद का चुनाव लड़े थे, और जिस वार्ड से हम लड़ने वाले थे उस वार्ड से बहुत लोग लड़े थे, लेकिन वहां से कोई जीत नहीं पाया था। आज जब से नगर पालिका बना है एक ही व्यक्ति जीते थे। तो हम कहे कि हम लड़ेंगे तो यही से वार्ड से लड़ेंगे। तो लोगों ने कहा कि आपका वार्ड 25 से वहां से लड़िए, जहां हमारा पुराना घर है, वहां लोग अपने हैं। कहे कि नहीं, हम लड़ेंगे तो इसी वार्ड से लड़ेंगे। कहे कि यहाँ से तुम जीत नहीं पाओगे। तो जितने भभुआ के लोग थे, यहाँ के घर वाले थे, कहे कि पागल हो गया है, इसको जो कर रहा है करने दो। लेकिन आपको विश्वास होगा, उस वार्ड से मैं लड़ा, उस वार्ड से मैं 6 वोट से जीता। जिस वार्ड से कोई नहीं लड़ते थे लेकिन जीतते नहीं थे, तो वो जीते। फिर लगा कि चेयरमैन का था उस समय, और जिस वार्ड में हम जीते थे वो उस वार्ड पार्षद के साथ साथ चेयरमैन भी थे। तो उसको हरा के फिर हम चेयरमैन भी बने 2017 में। फिर 2 साल कार्यकाल रहा चेयरमैन का, फिर 2 साल अविश्वास प्रस्ताव आया, फिर उसके बाद चेयरमैन बने। फिर बहुजन समाज पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी में 2020 में टिकट फाइनल हो गया था, लेकिन पार्टी का अलायंस होने की वजह से यहाँ पे रालोसपा लड़ी थी। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, जब जन स्वराज पार्टी आई तो एक लगा कि बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में बिल्कुल ही अलग सोच, प्रशांत की सोच ये आए हुए हैं। तो हमने पार्टी बनने से पहले ही जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया, और इस उद्देश्य और इस ध्येय के साथ किया कि इस पार्टी से रहने के साथ साथ हमारे भभुआ का विकास होगा, बिहार के लोगों का विकास होगा, और जो बिहारी के नाम पे हम लोग गाली सुनते हैं जरूर इसमें परिवर्तन होगा। इसलिए हमने जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया। आपने यहाँ पे बिहार की बात करी है, तो अभी भी यहाँ पे बिहार में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पढ़ाई करने के लिए, लाइक मैं भी अभी पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे भी अभी यहाँ से काफी दूर यानी कि दिल्ली जाके पढ़ना पड़ता है। तो एक बेटर एजुकेशन के लिए आपकी क्या मतलब मोटिवेशन है कि लाइक आप यहाँ पे क्या अच्छा एजुकेशन सिस्टम करवा सकते हैं आपकी और आगे उस चीज को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, जो हमारी जन स्वराज पार्टी है उसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा पे। वो खुद कह रहे हैं कि जो 15 साल के बच्चे हैं, अगर जब तक हम सरकारी स्कूल का सिस्टम सही नहीं करते, उनके बिल्डिंग, उनका पढ़ाई लिखाई, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करते हैं, तब तक आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए 15 साल के बच्चों को। और उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के दौरान जो उसका खर्च होगा वो जन स्वराज की सरकार, बिहार सरकार भरेगी, ना कि उसको, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कोई गरीब बच्चा पढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि उसका फीस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जन स्वराज कहती है कि हम जब तक सरकारी स्कूल का सही नहीं करते हैं सिस्टम, और तब तक हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। और वही तो हम कह रहे हैं कि बिहार सरकार, बिहार के लोगों की मानसिकता को इतना संकीर्ण कर दिया गया है कि लोग बिहार की तुलना को सिर्फ राजद के शासन से करते हैं। हम पहले ही बताएं कि आप बिहार की तुलना गुजरात, महाराष्ट्र से करिए ना। आप सरकार बनाने के लिए राजद किससे तुलना कर सकते हैं कि राजद से हम बढ़िया हैं तो हमको वोट दे दीजिए, लेकिन तुलना राजद से मत करिए। आप तुलना करना है तो महाराष्ट्र, गुजरात में के स्कूल से करिए, गुजरात के हॉस्पिटल से करिए, गुजरात के एजुकेशन सिस्टम से करिए, महाराष्ट्र के एजुकेशन सिस्टम से करिए। क्या हम बिहार में सबसे भारत का टॉप का यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते हैं? उसके लिए किसी बंदरगाह की जरूरत नहीं है। क्या हम बिहार में सबसे टॉप का हॉस्पिटल नहीं बना सकते हैं? क्या हम बिहार में सबसे टॉप का स्टेडियम नहीं बना सकते हैं? क्या हम बिहार में सबसे टॉप का स्टैचू नहीं बना सकते हैं कि जिससे पर्यटन हो? बिहार में पर्यटन का इतना अच्छा स्कोप है कि हम बिहार को सबसे टॉप का पर्यटन स्थल नहीं बना सकते हैं। इसके लिए तो किसी बंदरगाह, पानी की तो व्यवस्था जरूरत है नहीं। ये क्वालिटी हमको कंपेयर जब हम ऊंचे स्तर पे करेंगे, आप देखते होंगे कि पाकिस्तान, भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हैं तो लगता है कि बहुत हम ऊंचे हैं, बहुत हमको समृद्ध है। अरे भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है, पाकिस्तान की जनसंख्या है 25 से 30 करोड़। अगर आप जनसंख्या के हिसाब से तुलना करिएगा तो पाकिस्तान हमसे आगे है, रक्षा मंत्रालय में, हथियार में हमसे आगे।
अगर उसके पास 1000 तोपे हैं तो हमारे पास तो 5000 तोपे होने चाहिए, जब जनसंख्या 5 गुना है। आप कभी भी तुलना करिए जनसंख्या के हिसाब से तो आपको चाइना से तुलना करनी चाहिए, और चाइना से तुलना करिएगा तो भारत कहीं नहीं है। चाइना के स्टैंडर्ड में पहुंचने भारत को 50 साल लगेंगे। तो जब आप तुलना, आपका सोच कैसा है, हमको जब आगे बढ़ना है तो बड़े लोग कहते हैं कि सोच बड़ी रखिए। जब हम सोचेंगे कि हमको एक महीने में 1 करोड़ कमाना है तो जरूर हम 50 लाख तक पहुंचेंगे। आप जब सोचिएगा कि हमको एक महीने में 10,000 कमाना है तो आप 5,000 तक ही सीमित वहां तक पहुंच पाइएगा। तो सोच बड़ा रखना है। हमको सोच है कि हम चाइना से आगे जाएं, ना कि पाकिस्तान से आगे जाएं। जब चाइना से आगे जाने सोचिएगा तो आप कहीं नहीं टिकिएगा। आजकल जो मुद्दा चल रहा है वोट चोरी का, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वोट चोरी का जो मुद्दा है, अगर किसी का नाम काटा गया है, अगर वो जीवित है तो ये गलत है। लेकिन ऐसी बहुत सारे वोटर हैं जो फर्जी तरीके से, कहीं 2 जगह नाम है, जो मृत हो गए तब भी उनका नाम है, उन लोगों का नाम कटना चाहिए। इसका समर्थन हम करते हैं। लेकिन अगर गलत लोगों का नाम कटा है जो हैं और उनका नाम काट दिया गया है, तो हम चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग उस पर कहा भी कि 1 महीने के अंदर आपको लगता है कि आपका नाम कट गया है गलत तरीके से, तो आप उसको जुड़वा लीजिए, और उसको जुड़वाएं लोग। और गलत लोगों का नाम निर्वाचन विभाग में नहीं होना चाहिए। आपके निर्वाचन सही जो जीवित व्यक्ति हैं जिनका एक जगह नाम है, ये बिल्कुल हर 20 साल पे छटैया होनी चाहिए। इसकी एक अभी कल की केस है, एक नोएडा की निकी भाटी की कुछ करके है, लाइक उन्हें डाउरी के लिए शादी के 10 साल के बाद उन्हें उनके ससुराल वालों ने उन्हें जला दिया। तो डाउरी सिस्टम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आज के टाइम में? मतलब आज के टाइम में लोगों की ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि वो डाउरी सिस्टम को लोग रिजेक्ट करते हैं, मना करते हैं सामने से, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज अभी भी लोगों के जहन में चल रही है। तो इस चीज के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसी को भी, आप किसी महिला को जला देते हैं, किसी भी तरह प्रताड़ित करते हैं, तो जहां जिस भारत देश में महिलाओं को देवी के रूप में पूजते हैं, बहन के रूप में पूजते हैं, माँ के रूप में देखते हैं, तो वहां पे किसी को जलाना, किसी को प्रताड़ित करना, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। लेकिन हमारा कानून बहुत लचीला है। हम चाहते हैं कि कानून बहुत ही ठोस हो इसके प्रति, कि अपराध का खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन अपराध कंट्रोल हो, उसका परसेंटेज डाउन हो, ऐसा कानून हो, कड़ा कानून हो इसके प्रति, ये हमारा कहना है। यूपी एज कंपेयरिंग यूपी, बिहार में रेप केसेस बहुत ही कम हैं अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीजें हैं। तो वुमेन सेफ्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर अपराध हो रहा है, रेप का भी केस हो रहा है, तो आपको हम बता दें कितने केसेस तो दब जाते हैं। माँ बाप अपना सम्मान बचाने के लिए लोग पैसे के बल पे कितने केसेस होने नहीं देते हैं। हमारा सीधे कहना है कि अगर कहीं भी किसी भी बहन का, किसी का भी अगर रेप होता है तो भारत का रेप होता है, उस बहन का रेप होता है, अपने माँ का रेप होता है, अपने बहन का रेप होता है। इस सिस्टम के साथ उसको इतना तीव्र गति के साथ, स्पीड ट्रायल के साथ उनको 10 दिन के अंदर सजा होनी चाहिए, और सीधे हम तो कहते हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। और जिस दिन स्पीड ट्रायल के तहत फांसी की सजा 10 दिन के अंदर उसको मिलेगी, आप देखिएगा अपराध का तुरंत डाउन हो जाएगा। क्योंकि हमारे मन में बैठा हुआ है कि अरे हम कर लिए, हम पैसा दे देंगे। तो आज के डेट में तो देख रहे हैं कि न्याय भी बिक रहा है। ये बहुत ही, माने कि जहां पे हमको इंसाफ का उम्मीद है कि वहां तो जरूर इंसाफ मिल जाएगा, आज न्याय भी बिक रहा है। गरीब के पास पैसा नहीं है, अमीर के पास पैसा है, तो उसको न्याय कर देते हैं, और गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो बहन बेटी, इसके सिस्टम बहुत मजबूत करना होगा, जिसको पूरा देश उसी पे उम्मीद करता है। कहीं हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन न्यायालय में हमको इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। कानून बहुत कड़ा होना चाहिए। एक और बात, लाइक अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं कि वो लड़कियों को रात में बाहर जाने से मना करते हैं, उनके पहनावे को लेकर के। लड़कियां हैं तो बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? देखिए, पहनावे पे हम बहुत बार देखे, डिबेट देखे हैं, बहस देखे हैं कि हमारी मर्जी है, हम पहन सकते हैं, हम इसको गलत मानते हैं। अगर हमारी मर्जी है कि उनको मार दें तो मार देंगे, इस पे किसी का नहीं होना चाहिए। हमारी मर्जी उनको गाली दे दें तो मेरी मर्जी भाई गाली सकते हैं। उसी तरह एक सिस्टम बना हुआ है कि गलत और सही क्या है। पहनावे की बात करते हैं तो बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हम कुछ भी पहने, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये मेरी स्वतंत्रता है। कहीं ठीक है, अगर आप जानती कि जो आप कपड़े पहनी है वो अभद्र है, वो सही नहीं है, अगर वही कपड़ा वही महिला का घर का कोई लोग उसी कपड़े को मंदिर में पहन के चला जाए तब तो किसी को टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर हम बिकनी पहन के कोई चला गया मंदिर में तो महिला बोल दे कि भैया मेरा स्वतंत्रता है, हम कुछ भी पहन सकते हैं, आपको क्यों आपत्ति है?
महिलाएं ऐसी ड्रेस पहनती हैं कि वो अनकंफर्टेबल होती हैं, तो उनको महसूस है कि हम अनकंफर्टेबल है, तो फिर क्यों ऐसी ड्रेस पहन रही है। उनको ही मालूम है ये हमारे संस्कार के, ये सही चीज नहीं है, गलत चीज है। तो आप सभ्यता के, समाज के दायरे में वैसी ड्रेसेस पहनिए कि जिससे हम दूसरों को कुछ सिखा सकें। आप अपने जब माँ बहन भाई के साथ हम किसी ऐसे कपड़े साथ कंफर्ट नहीं है तो ऐसे कपड़े क्यों पहनती है। मेरे मन में है कि कपड़ा गलत है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के लिए, व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए लोग उटपटांग कपड़े पहनती हैं, उटपटांग बातें बोलती हैं। ये कहीं से भी जायज नहीं है। और जो महिलाएं बोलती हैं कि हमें स्वतंत्रता की आजादी है, हम कुछ भी पहन सकते हैं, इसलिए किसी का भी रोक टोक नहीं होना चाहिए, ये गलत है। रोक टोक होना चाहिए। आपको आजादी है समाज में सभ्य तरीके से रहने की, सभ्य तरीके से कपड़े पहनने की, और सब समाज में अच्छे से बोलने की, रहने की आजादी है। ये नहीं कि उटपटांग तरीके से आप कुछ भी करिए। कोई घर के अंदर, रूम के अंदर क्या होता है, क्या उसको आप सड़क पे करिएगा? ये स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता का ये हनन है। हमें आजादी मिल गई है देश में, तो ये आजादी मिल गई तो हम किसी को भी मार दें, किसी को हम गाली देते हैं, किसी का भी मर्डर करते हैं। आजादी इस चीज के लिए नहीं मिली है। आजादी की भी एक सीमा है। उस सीमा के दायरे में, उस संविधान के दायरे में, उस संस्कार के दायरे में आप अपनी आजादी को निभा सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर जाते हैं तो वो आजादी नहीं होती, उस आजादी का हनन कर रहे हैं। जैसे कि आप 2 बार सभापति रह चुके हैं, आपके ऊपर लोगों का काफी ट्रस्ट भी बन चुका है, तो आपके हिसाब से एक लीडर के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एक लीडर के लिए तो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि जब वो जनप्रतिनिधि द्वारा चयनित किया गया है तो सभी के लिए बराबर है। और उसकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि समाज के अंतिम पंक्ति में जिसको उम्मीद है कि फला व्यक्ति अगर चुना गया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि हमारा काम हो, गलत तरीके से प्रशासन काम कर रहा है उसके काम का संशोधन हो, सही तरीके से हो। जो समस्याएं हैं रोड गली नाली की, जो बेसिक, कम से कम उन मुद्दों को तो हल कर सके, ये तो उसके में पावर है। कोई भी विधायक बनता है, अगर जनप्रतिनिधि बनता है तो उसके में पावर है कि मूलभूत समस्याओं का वो समाधान तुरंत कर सकता है। और जनता को भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो हम चाहते हैं कि बेसिक समाधान तुरंत हो और जनता से कम ऐसा तो अपना माहौल बनाए कि उससे कोई भी एक बच्चा, एक आम नागरिक भी मिल सके, उसको किसी भी उस जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए पैरवी की जरूरत ना पड़े। उसको ये एहसास होना चाहिए कि फला व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि है, किसी भी पद पे है तो उससे हम कभी भी फोन करके मिल सकते हैं, फोन से बात कर सकते हैं। उसके लिए किसी पैरवी, किसी झिझक की नहीं, किसी डर की जरूरत नहीं। सबसे पहले ये जरूरत है। अक्सर बिहार की राजनीति को कास्ट और वोट बैंक के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। आपको क्या लगता है कि यूथ इस पैटर्न को तोड़ सकता है? यूथ इस पैटर्न को तोड़ रहा है। आप देखिएगा आने वाले 2025 विधानसभा में जो जन स्वराज पार्टी है, आपने जाति की बात की तो मेरे ख्याल से MY समीकरण के नाम से राजद को लोग जानते हैं, मुस्लिम और यादव। मुस्लिम यादव की अगर परसेंटेज देख लीजिएगा तो मेरे ख्याल से 35% है और 10% अदर हो, तो लगभग सरकार तो उन्हीं की होनी चाहिए। लेकिन 2005 के बाद जब नीतीश की सरकार आई, नीतीश की जाति के लोग 2.5% है पूरे बिहार में, लेकिन मुख्यमंत्री 20 साल से हैं। क्यों है बता दीजिए। अगर जाति फैक्टर होता तो नीतीश कुमार तो कभी मुख्यमंत्री बनते ही नहीं। 2.5% है उनकी जाति का। मुख्यमंत्री इसलिए बने कि रब राजद की सरकार के अपराध से, अपहरण के सरकार से लोग एक विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार को देखे थे, नीतीश कुमार को विकास के रूप में देखे थे कि इनके बदले ये जो व्यक्ति है ये विकास कर सकता है। उसी तरह 20 साल के बाद लोग विकल्प खोज रहे थे कि नीतीश कुमार भी, 10 साल का कार्यकाल उनका अच्छा था, लेकिन 10 साल के बाद उनका कार्यकाल भी निष्क्रिय हो गया, एक स्थिर हो चुका है। लोग विकल्प खोज रहे थे कि आखिर हम किसको वोट दें। 2 ही पार्टी, एनडीए और इंडिया। तो तीसरे विकल्प की तलाश में पूरा बिहार था। और खास तौर से आप बिहार के, जो हम अभी गांव में जितने जा रहे हैं, बिहार के युवा हैं, छात्र हैं, इस नए विकल्प जन स्वराज के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ, अपना 100 नहीं 110% के साथ जाति धर्म से ऊपर उठ के इसको समर्थन दे रहे हैं। और समर्थन ही नहीं दे रहे हैं, अपने अगल बगल, आस पड़ोस, रिश्तेदार, अपने गार्जियन को समझा रहे हैं कि नहीं, हमको इस बार जन स्वराज को वोट देना है। बिहार के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, पलायन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, इसको पार्टी को आप देखिएगा, लोग जन स्वराज को हल्के में ले रहे हैं। और आप आज लिख लीजिए, 2025 में अगर सरकार बनेगी तो जन स्वराज की सरकार बनेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और पूर्ण बहुमत से ऐसी पहली पार्टी होगी जो अकेले अपने दम पे 243 विधानसभा लड़ी है और अपने बलबूते सरकार बनाएगी। बिहार में 2025 में ही बनाएगी। अगर आप विधानसभा तक पहुंचते हैं तो आपके लिए एक नए बिहार का अजम्पशंस क्या होगा? आप बिहार को आने वाले कुछ साल के बाद आप कौन से प्लेस पे, कौन से लेवल पे देखना चाहेंगे? देखिए, बिहार का जैसे हम अपना कैमूर का लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सबसे प्राचीनतम मंदिर है मां मुंडेश्वरी का, लेकिन कोई अगर बाहर से आ रहा है
तो माँ मुंडेश्वरी का दर्शन किया और निकल गया, उसी दिन आया और उसी दिन निकल गया। और हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे हम गोवा गए, कहीं भी पर्यटन स्थल गए, तो वहां पे 3 दिन स्टे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जहां जानते हैं गोवा में समुद्र है, अगल बगल पर्यटन का बहुत बड़ा हब है। वैसे 10-15 पर्यटन के स्थल होते हैं कि जहां हमें उसको देखने के लिए, घूमने के लिए 3 दिन 4 दिन लगते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे बड़ा देख रहे हैं कि पर्यटन का बहुत बड़ा हब है। और इसी माँ मुंडेश्वरी जो धार्मिक स्थल है, उसके अलावा करकटगढ़, हरसूब्रम डैम, बहुत सारे ऐसे हैं कि जहां पे हम पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप कर सकते हैं। और जब लोग माँ मुंडेश्वरी के स्थल को घूमने आएंगे तो आसपास के पर्यटन को भी घूमने आएंगे, वहां से 3 से 4 दिन ठहरेंगे। और जब ठहरेंगे तो यहाँ पे रोजगार का सीजन होगा, यहाँ पे अलग अलग व्यापार और बिजनेस होगा। बाहर से हम तो जानते हैं कि यहाँ पे विदेश से भी लोग आएंगे। हम देश का नहीं देख रहे, हम चाहते हैं कि भभुआ बिहार में, कैमूर में लोग जब विदेश से गोवा जाते हैं, बनारस आ रहे हैं, तो भभुआ भी आएंगे। हम ये स्कोप देख रहे हैं और ये स्कोप पूरे बिहार में देख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो बिहार में ऐसी 5 चीजें जरूर बनाई जाएगी जो भारत के पूरे देश में जो सबसे बड़ा होगा, सबसे अच्छा होगा, वो बिहार में कोई 5 चीज ऐसी होगी जिससे बिहार का सोच, जो बिहारी के नाम से गाली देते हैं, जब बिहार का सबसे टॉप 5 में कोई भी 5 चीजें होंगी तो बिहार की होंगी। वो जन स्वराज की सरकार में हम देख रहे हैं। आपने अपने जर्नी में स्ट्रगल्स भी देखे हैं और अचीवमेंट भी। अगर आपको अपने जीवन का एक सबसे बड़ा लेसन यूथ के साथ शेयर करना हो तो वो क्या होगा? देखिए, जीवन में समस्याएं सबके पास आती हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या ना हो। कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसको रास्ते नहीं दिखते हैं, वो घबराहट में गलत डिसीजन लेता है। तो मैं यूथ से ये कहना चाहता हूं 2 चीजें। पहली चीज कि जब भी कोई समस्या आए तो आपके टेंशन में होने से, आपके रोने से, गाने से समस्या का निवारण नहीं होगा। जब भी समस्या है आप सोचिए कि समस्या से निकलना कैसा है, सिर्फ माइंड इसमें लगाइएगा तो हम जानते हैं कि जरूर समस्या का हल निकलेगा। लेकिन जब समस्या आ जाएगा तो आप सोचिएगा समस्या आ गया मेरे पास, तो ये नहीं है, वो नहीं है, हम मर जाएंगे, ये करेंगे, वो कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, इससे समस्या का हल नहीं होगा। कोई भी समस्या के निवारण के बारे में सोचिएगा तो जरूर उसका हल निकलेगा। और आपको इतनी शक्ति मिल जाएगी। और समस्या उसी के पास आती है जिसको इतनी सहने की क्षमता होती है। तो भगवान उसी को समस्या देता है जितना समस्या को सहने की क्षमता होती है। और समस्या का हल निकालेगा, समस्या का हल निकलेगा। और युवाओं से खास तौर से कहना चाहते हैं कि जो मोटरसाइकिल गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हैं और जिससे बहुत, आप भारत में सबसे ज्यादा अगर रोड में एक्सीडेंट होता है तो भारत में होता है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी गाड़ी, युवा खास तौर से, हम भी जब थे 18, 20, 22 में, तो हम भी बहुत तेज चलाते थे, वो एज में होता है। लेकिन ये लगा कि नहीं, वो गलत है। आप कंट्रोल में गाड़ी चलाइए, अपना जीवन आप अपने परिवार के लिए समर्पित करिए, क्योंकि परिवार से आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं। और गाड़ी जब कंट्रोल में चलाइएगा तो आपका जीवन और आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है, उसको जरूर ध्यान में रखिए। एक लास्ट क्वेश्चन, आप आने वाले टाइम के लिए, आने वाले समय के लिए, अचीवमेंट के लिए और आज की जनरेशन को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं? जैसे पॉलिटिक्स में अगर पार्टिसिपेट वो करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत वो कहाँ से करे और अपने समाज के लिए वो ऐसा क्या चीज सामने लेकर के आए, इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज में लोग कहता है कि पार्टी गलत है, वो नेता गलत है। हम मानते हैं कि जनता का सोच जिस दिन बदल जाएगा। मान लीजिए कि अभी तक जन स्वराज जब नहीं था, 2 पार्टियां थी, लेकिन दोनों पार्टियां से लोग उब गए थे, तीसरा विकल्प खोज रहे थे। तो तीसरा विकल्प हमेशा रहता है। मान लीजिए कोई जदयू से खड़ा है, कोई बीजेपी से खड़ा है, और उसी में कोई निर्दलीय व्यक्ति एक खड़ा है जिसके पास पैसे की कमी है लेकिन बहुत ही ईमानदार छवि का है। जैसे लगता है कि वो फला व्यक्ति ईमानदार है लेकिन पैसे की, धन की कमी से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो हम ही लोग जो जनता कहते हैं कि तुम पागल हो, तो बस पैसे नहीं तुम राजनीति करोगे। तो वहीं से ईमानदार लोग, स्वच्छ छवि के लोग राजनीति में नहीं आते हैं। हमारा कहना है कि आम जनमानस से कहना है कि विकल्प हमेशा रहता है। जब भी आपको कोई स्वच्छ छवि का, साफ सुथरा छवि का हो, आप उसको आगे करिए, तो राजनीति में युवा भी आएंगे, स्वच्छ छवि भी आएगा। और प्रशांत किशोर जी ने खुद कहा है कि अगर हमारी भी पार्टी में गलती से, हो सकता हो कि मुझे जानकारी ना हो, गलती से कोई खराब छवि वाला कैंडिडेट हो जाता है तो आप उसको भी वोट मत दीजिए। आप किसी भी पार्टी को दीजिए, लेकिन स्वच्छ छवि, साफ छवि के व्यक्ति को वोट दीजिए कि समाज में वो अच्छी चीजों को लेकर आए और लोगों को एक संदेश जाए, जिससे और जो युवा वर्ग है, साफ छवि के, ईमानदार हैं, वो लोग, राजनीति में उनकी जरूरत है। राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो अब तक चले आ रहे हैं। आप अपनी आज के जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि भाई, हम तो बस देखते हैं कि जो प्रवचन देते हैं संत महात्मा,
हम उस पर तो यकीन नहीं करते हैं। हमारा दो ही एक सिद्धांत है, प्रवचन है, आपका एक ही धर्म है, आपका एक ही कर्तव्य है और एक ही जाति है कि अपने बड़ों का सम्मान करिए, आपके हाथों से किसी का अहित न हो। बस दो चीज ध्यान रखें, आपके वाणी से, आपके काम से किसी का अहित न हो, आप अपना काम करिए। इससे बड़ा प्रवचन, इससे बड़ा फिलॉसफी, इससे बड़ा सोच हम समझते हैं कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ बड़ों का कहना मानिए और किसी भी बातों से किसी के ठेस मत पहुंचाइए और अपना काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका इस कीमती टाइम के लिए। ऑलराइट, अभी आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं और उम्मीद है आप सभी को हमारा ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगा हो। तो अगर ऐसे ही आप पॉडकास्ट और भी देखना चाहते हैं तो बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पे। मैं हूँ आपकी श्रुति और थैंक्स फॉर वॉचिंग।